अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाबा साहब के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और क्या ये उनका ये बाबा साहब के प्रति ये उनकी श्रद्धांजलि है या फिर वो दलित वोट बैंक के लिए दिखावा कर रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इनको दलितों के प्रति असीम प्रेम उमड़ रहा है। इतना प्रेम उमड़ रहा है कि इस मोहब्बत की कोई इंतहा ही नहीं है। शायद दलितों ने राजनीतिक दलों की इतनी मोहब्बत कभी देखी नहीं होगी। ये कुछ अपच हो रहा है। इतनी ज़्यादा प्रेम भावना दलितों के प्रति और बाबा साहब के प्रति दिखाई जा रही है कि एक होड़ सी मची हुई है, एक कंपटीशन मचा हुआ है कि कौन 14 अप्रैल को सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट होने की कोशिश करता है। और इसमें कोई एक दल सम्मिलित नहीं है। बहनों भाइयों, उत्तर भारत के तकरीबन सभी दल इस होड़ में बेइंतहा भागे जा रहे हैं और भागे ही जा रहे हैं और बस भाग ही रहे हैं। और इतना भाग रहे हैं कि भागते भागते किसी को लगता है कि शायद हम पीछे तो नहीं रह गए, तो वो फिर भागने लगता है। बाबा साहब के प्रति इस असीम सम्मान को व्यक्त करने के कारण क्या है? क्या सिर्फ 14 अप्रैल को ही सबको बाबा साहब याद आते हैं या उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा रचित की गई चीज़ें और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की भी कोई इज्जत है या उससे भी कोई मोहब्बत करता है? और मैं ये सवाल बाबा साहब के अनुयायियों से भी करता हूँ कि वो क्या बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनकी दी गई प्रेरणा पर काम करते हैं और उनके दिए गए वाक्यों पर और उनकी दी गई शिक्षा पर क्या वो विश्वास करते हैं और क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? जो जो बाबा साहब कह के गए, क्या वो दलित समाज उसको पूरा कर रहा है? क्या उस पर वो अडिग है? और क्या ये राजनीतिक दल वाकई में बाबा साहब की प्रेरणा, उनकी शिक्षा, उनके द्वारा भेदभाव से रहित, जातियों से रहित समाज की जो परिकल्पना थी, दलितों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदलने की, क्या ये राजनीतिक दल वाकई में बदलना चाहते हैं या फिर ये महज दिखावा कर रहे हैं? या वाकई में इनको दलितों की बड़ी चिंता है और ये समाज के बराबरी वाले पायदान पर मुख्य धारा का हिस्सा दलित समाज को बनाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, ये होड़ सी क्यों मची हुई है और इस होड़ में सभी दल सम्मिलित हैं। बाबा साहब के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दुकानें सजा रखी हैं और वो ऐसा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए कोशिश करते हैं कि जैसे इससे ज़्यादा वो किसी से प्रेम ही नहीं करते। जिन सरकारों ने दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में या जिन दलों ने कभी मेरिट अचीव की थी और उसको वो बड़े गौरवपूर्ण तरीके से व्याख्या करते थे, आज वो बाबा साहब के सम्मान में उनकी कमर झुकी जा रही है और वो लेटे हुए हैं, 90 डिग्री पे लेटे हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? बहनों भाइयों, कारण है वोट बैंक। राजनीतिक दल कोई काम यूं ही कभी नहीं करते हैं, रात में 12 बजे भी नहीं, और वो कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं कि वो कोई धर्मादा का काम करेंगे। राजनीतिक दल सत्ता के लिए होते हैं और उनकी नज़र में हर एक समूह और उसका नायक वो वोट बैंक और उसकी चाबी है। तो बाबा साहब भी दलितों के वोट बैंक की मास्टर की हैं। मुझे ये तीखी और वास्तविक बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ जिस तरह के आयोजन, कार्यक्रम और जैसी जैसी बातें हो रही हैं वो कई बार बड़ी हतप्रभ और बड़ी हैरान करती हैं। क्या वाकई में इस देश के राजनीतिक दलों के एजेंडा में दलितों का उत्थान है? और अगर है तो आज 70 साल 75 साल बीतने के बाद भी, आज़ादी के इतना वक्त बीतने के बाद भी दलित समाज इतना हाशिए पर क्यों है? ये विचार होना चाहिए। क्या वाकई में हम उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं और क्या वो वाकई में समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पायदान पर बराबरी पे खड़े हैं? बहनों भाइयों, बहुत नीचे खड़े हैं। और ये राजनीतिक दल हमेशा से इस बात की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो दलितों की इस चेतना को, उनके मूवमेंट को और उनके इमोशंस को इस्तेमाल कर सकें। और ये जो 14 तारीख को होता है, ये इस्तेमाल करने के लिए होता है। आप आज के जितने कार्यक्रम उठाकर देखें
और दलितों की वास्तविक स्थिति से उनको कंपेयर करें और बिना किसी बायस्ड हुए अप्रोच, किसी पूर्वाग्रह के आप देखें दलितों की क्या हालत है इस देश में, इस प्रदेश में और समाज के विभिन्न तबकों में जो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं। और इसका एहसास वही कर सकता है जो इस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, इस कम्युनिटी में जन्मा है और उसने वो अपनी ज़िंदगी में भेदभाव झेला है। मैं फिर इस डिबेट के जरिए ये प्रश्न उठाता हूँ कि ये जो बाबा साहब के प्रति बेपनाह मोहब्बत का ये दौर चल रहा है, ये क्या वाकई में इन सब का मन बदल गया है नेताओं का? ये क्या सब दलितों का वाकई में उत्थान करके अपने बराबर लाना चाहते हैं, या फिर ये छलावा है, दिखावा है सिर्फ वोट के लिए? आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दिन भी है इतना पवित्र है कि शायद इस दिन चर्चा करके हम कुछ लोगों की आंखें खोल सकें या कुछ नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझा सकें कि हमें दलित समाज के भाई और बहनों को अपने समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना सम्मान दे रही है उतना इस देश में कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया। जो हमारी आवास योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सबके सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं और इन योजनाओं के केंद्र में दलित है। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अनुरूप भारत को बनाने के लिए ये केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। राजनीति वे कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध भी कर रहे हैं और दलितों के साथ खड़े होने का नाटक भी कर रहे हैं। इस देश में सबसे अधिक कोई मानने वाला बाबा साहब को है तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारा दावा है कि बीजेपी के नेता, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता नहीं मानते। तो बाबा साहब नाम लेना उनकी मजबूरी है, नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पट्टों चलना उनके बस का नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे दलितों के साथ खड़ी है, लगातार हमारा पूरी लेगेसी है। हमारे पास आप देख सकते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी से ले लीजिए, आप कहीं भी उठाकर देख लेंगे, हम सब लोग निश्चित तौर से दलित के साथ, दलित के उत्थान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही लेके चल रही बाबा साहब मिशन को। बाकी लोग तो आज ड्रामा कर रहे हैं। जो लोग कभी बाबा साहब के नाम को नहीं पसंद करते थे, आज वो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो जयंती मनाना अलग है, लेकिन कोई विचारों को फॉलो करना, उनके विचारों पर चलना, सारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है। मुझे कई बार बड़ा अचरज होता है जब राजनीतिक दल और उसके नेता ये बयान देते हैं कि वो दलितों के साथ खड़े हैं। तो अगर आप सब दलितों के साथ 70-75 वर्षों से खड़े थे तो ये बेचारे आज भी बैठे क्यों हैं? आप तो खड़े हैं, आपको तो कुर्सी भी मिल गई, आपके नसीब जग गए, आपको ऊंचे ऊंचे ओहदे मिले, लेकिन इनको क्या मिला? आज भी ये समाज में इज्जत, अपना स्थान और मुकाम पाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आज हम चर्चा इन्हीं के बारे में करने वाले हैं। बहन भाइयों, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं, सुशील पासी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं, सतीश प्रकाश जी जाने माने चिंतक हैं दलित समाज से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और के गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और मायावती के बड़े अनन्य सहयोगी रहे हैं, और संतोष वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं लखनऊ के। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनिला जी, आपकी पार्टी ने इन दिनों दलितों के प्रति मोहब्बत का इजहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये मन अचानक से बदला या शुरू से आप लोग दलित प्रेमी रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और ये जो कटाक्ष आपने किया ना कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है हाल फिलहाल जो है दलितों की चिंता करने लग गई है, पहले चिंता नहीं करती थी, पर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के या संघ के, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में रहने वाले हर एक भारतीय की चिंता हम लोगों को रहती है और हर रूप और स्वरूप में जब जब जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे राजनीतिक दल बने, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, जिन्होंने अपने आप को दलितों का नेता बताया, बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल किया, सत्ता में आए और जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी उसके विपरीत चले। ऐसे दल यहाँ पर बने जिन्होंने कहा कि नहीं, राम मनोहर लोहिया जी हमारे
आइडियल है, पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे बिल्कुल विपरीत चले। इन लोगों ने केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ये उंगली नहीं उठा सकता है कि ये केवल और केवल एक जाति विशेष की या धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, क्योंकि जिसका मंत्र ही यही हो, सबका साथ सबका विकास, तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो भी योजना है उत्तर प्रदेश में, जो भी सोशल स्कीम है, आप देख लीजिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लाभ किसको कितना मिल रहा है, किस धर्म को मिल रहा है, किस जाति को मिल रहा है, क्या बिल्कुल फेयर ढंग से बिना पक्षपात के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पहले की जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं तब क्या हुआ। मुझे अच्छा लगता है कि मायावती जी एक महिला है, दलित महिला है और एक बड़ी नेता है, बड़ा चेहरा है, बहुत गर्व होता है मुझे। परंतु वो किस जंजाल में फंस गई और क्यों फंस गई? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी जो है वो साथ लेकर चली? वो तो लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी मोहब्बत में मिट गई। हमारी मोहब्बत में, हमसे तो आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में कितनी मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर वो मिटते रहते तो हम बार बार सत्ता में ना आते। ऑलराइट अनिला जी, शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, इन दिनों में पिछले करीब 2 वर्षों से देख रहा हूं और ख़ासतौर पर 2022 में के इलेक्शंस के बाद देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लीट यू टर्न मारा है और आप पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आपकी पार्टी ने सेंटर स्टेज पे रखा है। अचानक से दलितों के प्रति इतनी मेहरबानी, इतनी मोहब्बतें, इतने सजदे हैं कि लेटते हुए भी दिखते हैं आप लोग कई बार बाबा साहब की प्रतिमा के सामने। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग कुछ वास्तविक मोहब्बत कम, ये चुनावी मोहब्बत अधिक प्रतीत हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आपने अपने कार्यक्रम में बुला करके बात रखने का और उनको नमन करने का मौका दिया है। और जहाँ तक जो आपका सवाल है, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं हैं कि बाबा साहब को, संविधान को, लोकतंत्र को केवल नारों में और भाषणों में याद रखें, लेकिन जब मौका हो आरक्षण देने का तो आरक्षण छीन लें, जब मौका हो दलितों के उत्पीड़न का तो उत्पीड़न करें। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो स्वाभाविक एक चेहरा आता है डॉक्टर लोहिया का। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर साहब दोनों लोग मिल करके इस देश में सामंती सोच के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। एक दूसरे के प्रति पत्राचार भी हुआ था, मिलने की बात हुई थी, लेकिन फिर ऐसी स्थिति बनी कि दोनों लोग मिल नहीं पाए। लेकिन वो मिलन हुआ जाकर के नेताजी का और मान्यवर काशीराम जी का। और जब वो मिलन हुआ तो आपको भी याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश में सामंती सरकार थी और सामंती सरकार के खिलाफ एक नारा लगा, नारा गांव-गांव तक गया और संविधान बचाने के लिए, पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए सरकार बनी गठबंधन की। और उस गठबंधन को फिर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पहल की। जो अधूरा सपना था नेताजी का, मान्यवर काशीराम जी का, या डॉक्टर लोहिया का, या डॉक्टर अंबेडकर का, जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमारे नेता ने आदरणीय बहन जी से हाथ मिलाया। आंदोलन आगे बढ़ा, आदरणीय बहन जी डर गईं, लेकिन हमारे नेता नहीं डरे और हमारे नेता ने कहा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया डॉक्टर लोहिया की विचारधारा का है और दूसरा पहिया। ये वैचारिक परिवर्तन आपका कब हुआ? क्योंकि अम्बेडकराइट विचार पर समाजवादी पार्टी शुरू में तो थी नहीं, ये परिवर्तन 2022 के बाद आपका अधिक प्रतीत हो रहा है। नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि आप बाबा साहब के सपनों को, कांशीराम जी के, लेट मी कंप्लीट सर, बाबा साहब के सपनों को, कांशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए आपने गठबंधन किया। लगे हाथ ये भी स्वीकार कर लेते कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इस तरह के गठबंधन प्रयोग और ऐसी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। देखिए, ये सच है ब्रजेश जी कि जब आप
राजनीतिक दल चला रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। आ गए लाइन। हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, जो हम करना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब आप सरकार में आए। अगर इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन पाया है तब जब सरकार में थे, इंटरनेशनल स्टेडियम बन पाया तब जब सरकार में थे, अच्छे हाईवे बन पाए तब जब सरकार में थे, 19 लाख बेटे और बेटियों को लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी दे पाए जब वो सरकार में थे, लोहिया आवास हो, जनेश्वर गांव हो। अगर सर मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि आप दलितों को कितनी मोहब्बत कब देते हैं और कब नहीं दे, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं आपसे कोई असहमत नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि ये जो अचानक परिवर्तन आप सभी में आए हैं, ये क्या वाकई में आप दलितों को उत्थान चाहते हैं या वोट लेके उनको फिर उसी राह पर फेंक देंगे? मेरी चिंता अपने समाज के लिए है। देखिए ब्रजेश जी, जब आपने डिबेट की ओपनिंग की उसमें एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, हालांकि सभी अच्छी बातें बोली, लेकिन आपने कहा कि ये जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, इनका असली दर्द वही समझ सकता जो हो। हाँ, हम लोग तो उसी से आते हैं। अगर हमारे नेता ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके इंजीनियरिंग करने के बाद, उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, इतने शानदार काम करने के बाद, इतने विजनरी नेता होने के बाद भी अगर उनका घर गंगा जल से धुलवाया जाएगा, वो जिस मंदिर जाएंगे उसको गंगा जल से धुलवाया जाएगा, तो ये तकलीफ तो ना आप समझ सकते हैं, ना अनिला सिंह जी समझ सकती हैं। मैं सहमत हूं, तकलीफ तो पीड़ित मैं उसको नहीं समझ सकता। मैं अपनी बात स्वीकारता हूं कि मैं उस तकलीफ को नहीं समझ। हाँ, मैं उनकी आवाज बन सकता हूं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की, लेकिन मैंने वो नहीं महसूस किया जो वो बेचारे महसूस करते हैं। मैं तो खुद इस बात को सर स्वीकारता हूं, क्योंकि कास्ट हमारे देश में एक प्रिविलेज है। हो सकता है मुझे वो प्रिविलेज हो, आपको हो, अनिला जी को, या किसी और को प्रिविलेज हो। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता चाहता जी। मैं 1 मिनट में बात खत्म सर 10 सेकंड दे पाऊंगा सर, प्लीज। ब्रजेश जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आप शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाज लगातार बनते हैं, और आजादी से पहले से लेकर के इस देश में 1977 तक इन पिछड़े, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज हमेशा बड़ी जाति के लोग हुए हैं जी। वो लोहिया जी रहे हों, या गांधी जी रहे हों, या कपिल देव जी रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव जी रहे हों, मोहन सिंह जी रहे हों, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हों। सिस्टम पॉलिटिकली इतना ब्रूटल आप सब लोगों ने बना रखा है, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी, कि इनके समाज के लोग जब इनकी बात करने आते हैं तो उनका हस्त्र मायावती जैसा होता है, या रामदास अठावले जैसा होता है, या रामविलास पासवान जैसा कर देते हैं आप लोग। आवाज को ही आप लोग गायब कर देते हैं सर, और इसमें आप सब सम्मिलित हैं। मैं कोई आप पे अकेले इल्जाम नहीं डाल रहा हूं, मैं कांग्रेस के लिए भी यही बात कहता हूं। मैं सुशील पासी जी, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस कमेटी के, मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, स्वागत आपका। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि आप लोग भी बड़ी बेशुमार मोहब्बतें लुटा रहे हैं दलितों पर। अचानक से इतनी मेहरबानी है सर? नहीं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सभी को पहले तो बधाई दे रहा हूं, और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जाती है। और आज इस अवसर पर आपने दलितों की आवाज पर बात की है। इस देश में हजारों साल से जो वंचित और शोषित समाज के लोग रहे हैं, उनके उत्पीड़न की दास्तां जो थी, उसको संविधान के द्वारा ही दूर किया जा सकता था। और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने संविधान सभा में भेजकर कानून मंत्री बनाकर, इस देश में जो संविधान बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया, वहीं से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक रास्ता खोला गया, और उनको भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो रास्ता मिला, उससे एक मध्यम वर्ग आगे आया है, और उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, तो इस देश में संविधान को लागू कराने की जिम्मा जो था, वो इस देश के कांग्रेस को था। और कांग्रेस ने ही इस देश में चाहे बूटा सिंह को गृह मंत्री बनाने का काम किया, चाहे मीरा कुमार को स्पीकर बनाने का काम किया, चाहे सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाने का काम किया, और चाहे इस देश में समय सर मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता शुरुआती राउंड में, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। ये टोकनिज्म की जो आप राजनीति करते हैं ना, कि साहब बूटा सिंह को बना दिया,
सुशील कुमार शिंदे को बना दिया, इनको बना दिया, उनको बना दिया, महावीर प्रसाद को बना दिया। सर, टोकनिज्म की ज़रूरत नहीं है दलित समाज को। आप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो व्यक्ति हैं, जो दलित समाज के वंचित लोग हैं ना, उनके उत्थान के बारे में सोचिए। आप किसी शिंदे के बारे में, आप किसी बूटा सिंह के बारे में, आप किसी ब्रजलाल खाबरी के बारे में ना सोचिए। सर, आप उस व्यक्ति को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप उसकी चिंता करें। आप लोग टोकनिज्म की राजनीति करते हैं, चाहे आप हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। सर ब्रजेश जी, हजारों साल से जिस वंचित समाज को रखा गया, उसको केवल मीरा कुमार को स्पीकर ही नहीं बनाया, इस समाज को पढ़ने लिखने का अवसर देकर छात्रावास से लेकर छात्रवृत्ति दी, छोटी छोटी नौकरियों की परमानेंट नौकरी दिया था, और जिससे एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। ये मैं कहना चाहता हूं, आज अगर सुशील पासी से जैसे तमाम नौजवान पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी कुर्सी पर पहुंचे, आपने जवाहर नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी जी ने खोला था, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ लिख करके आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे हैं। तो देश में समाज का परिवर्तन एकाएक नहीं होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मैंने पहले कहा आपसे, सर, इस देश में संविधान लागू किए तकरीबन 70 वर्ष हो गए। आप कह रहे हैं कि संविधान लागू कर रहे थे, आप भी खूब सत्ता में रहे, बीजेपी भी रही, अन्य दल भी रहे। दलितों की हालत तो सर, लेट मी फिनिश सर, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? रुक जाएं, मुझे सवाल पूरा कर ले। खूब अच्छा समय और हम लोग खूब अच्छी बातें करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपने संविधान लागू किया, बड़ा मदद किया, बड़ा काम किया, तो दलितों की ये हालत क्यों है सर? जरा बस्तियों में जाओ और देखो, आप तो उस कम्युनिटी में पैदा हुए हो, शायद अब आप बड़ी राजनीति कर रहे होगे तो उस तरह के मोहल्ले में नहीं जाते होगे, पर हम लोग तो गांव के लोग हैं, अभी भी जाना होता है, बड़ा तकलीफ होती है। सुशील जी। ब्रजेश जी, कहना बहुत आसान होता है, कांग्रेस मुक्त का भारत बनाने का सपना देखने वाले लोगों ने दलितों का कितना उत्पीड़न इस समय की सरकार कर रही है कि आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को और उनके लोगों को जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, और जिस तरह से 1947 से पहले वाला देश बनाना चाहते हैं, ये अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान और आजादी के बाद जो आजादी मिली थी, वो कांग्रेस ने संविधान को लागू करके ही पूरा किया है, और एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा किया है। छोटी छोटी नौकरियां और सरकारी फैक्ट्रियां खोली। अगर सरकारी फैक्ट्रियां नहीं खुलती, सर, मैं आपसे तो फिर अनुरोध करूंगा कि बजाय टोकनिज्म की पॉलिटिक्स के, आप लोग दलितों के लिए वाकई में कुछ गंभीर होइए और सोचिए। मुझे लगता है कि मैं जब भी जितना आप मुझे टोक रहे हैं और जितना मैं इस डिबेट में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उतना मैं कह रहा टोक रहा हूं। अगर इनको सवाल करो, जैसे क्यों अनिला सिंह नाराज हो गई, क्योंकि उनको भी टोका गया है। आप मेरा सुन लेते, उसके बाद टोकते तो मुझे अच्छा लगता। सर, 2.5 मिनट कंटिन्यूअस बोले हो, तब पहला प्रश्न किया हूं मैं। कोई बात नहीं, आपको खोज कर मैंने बुलाया कि आज आप आओ और बोलो। नहीं ब्रजेश जी, मेरा यह कहना था कि जो समाज का परिवर्तन होता है वो सतत प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सारी योजनाएं लागू की गई थी। स्पेशल कंपोनेंट किसको दिए गए थे? वो गरीब लोगों को दिए गया था। हमारा कहने का मतलब है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, तो जिसको कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पर सरकार बनाने का कोई यहाँ कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहा सिवाय आपके। आप ही बार बार कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि गरीब मुक्त भारत हो, मैं तो कह रहा हूं कि अशिक्षा मुक्त भारत हो। कहा जा रहा है कि हम लाभार्थी हैं, पर आप सुनना नहीं चाहते हैं सर। आप ये समझें कि आप कैसे स्थिति बदलें, इसके बारे में आप विचार करें। हम कोई आपको नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस से हैं तो हम या सुनील साजन को मैं नीचा दिखाना चाहता हूं या अनिला सिंह को। मैं केवल आपको वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। आप लोग ये जो सवाल करने से इरिटेट होते हैं, इससे ना हो। नहीं, आज हमको लाभार्थी कहा जा रहा है। आप हमें यू आर नॉट लाभार्थी सर, आप लाभार्थी कहते हो। नहीं, दलितों को लाभार्थी कहा गया है। दलित लाभार्थी नहीं है इस देश में, नागरिक है। वो अपना हिस्सा चाहते हैं, वो इस देश में भागीदारी चाहते हैं। और दुर्भाग्य है कि कोई अपनी कमी स्वीकारना नहीं चाहता और सबको लगता है कि उसने दलितों को तो भगवान बना दिया है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि आप सब उनके वोट को चूस कर अपना अपना सत्ता का इस्तेमाल करते हो और सभी सम्मिलित हो उसमें। आप सब शामिल हैं इसमें। मैं इस कार्यक्रम में, थैंक यू सुशील जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने ऐसी बात छेड़ी इसलिए आपके साथ ऐसी दूसरे राउंड में फिर समय दूंगा। आप बाकी तैयारी कर लें, अगले राउंड में फिर निपटेंगे हम लोग। कोई चिंता की बात नहीं, समय खूब है मेरे पास। सुनने की जरूरत है
सर अब मैं मतलब 1 घंटे की स्पीच आपकी नहीं करा सकता, ये थोड़ी मजबूरी है, वरना मैं आपको और समय देता। प्लीज़ वेट, सेकंड राउंड में फिर आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं के गौतम जी को इनवाइट करता हूँ इस डिबेट में। गौतम जी शुक्रिया। मुझे पता चला कि आज भी आप भी बहुत व्यस्त थे बाबा साहब की जयंती पे, तो सर ये टोकनिज्म की राजनीति कब खत्म होगी? जी, मैं तो इधर भारत समाचार को शुक्रिया अदा करूंगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को, देश को, विदेश को जय भीम जय भारत शुभकार हो। और हमारे प्रवक्ता साथी जो बैठे हैं, हमारी बहन अनीसा जी, सुशील जी और साजन साहब हमारे परिचित में हैं, तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक विचार पर सम्मिलित हुए हैं, विचार कर रहे हैं। माननीय विजय साहब, मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे हमारी बहन ने अभी कहा, अनिला जी हैं बीजेपी की, कि भाई बीजेपी, अनिला जी हमारी बहन है, छोटी बहन होगी, बड़ी बहन होगी, तो मैं कहना चाहूँगा, छोटी होंगी सर, बड़े तो आप ही हो जी सर। को याद कराना चाहूँगा। हाँ, छोटी हमारी बहन है, हमारी छोटी नहीं, साजन जी ने कहा कि आपको करेक्ट कर दूं, तो मैंने कर दिया सर। नहीं, साजन साहब हमारे बहुत मित्र हैं, हमारे थे मिर्ची साहब थे, बड़े नेता हैं भाई, सापा के बड़े नेता हैं। हमने बहन जी को मैं पहले कहूँगा कि आपने बहन जी को पहले बुलाया था, तो मैं कहना चाहूँगा कि 1997 में श्री अरुण शौरी जी ने पुस्तक लिखी थी। अब आप साहब ज़्यादा विद्वान आदमी हैं। वर्सिंग प्लस गॉड्स जो है, जो हिंदी रूपांतर होता है झूठों देवताओं का पूजा करना। इसमें हमारे बीजेपी के जो बड़े नेता थे, इन्होंने बोला था, जब ये मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, तो ये शौरी साहब ने बोला था, अंबेडकर एक स्वार्थी है, अंग्रेज़ों का गुलाम है, देश का विद्रोही है, अंबेडकर सत्ता का भूखा है, ये बोला था। और यही शौरी जी को 1998 और 2004 में, और 2004 और 2010 में राज्यसभा बनाया गया, और 2001 में, 2003 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, और बड़े बड़े विभाग के मंत्री बनाए गए। इनाम मिला बाबा साहब का पान करने पर, इनको वाणिज्य विभाग मिला, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला, और बड़ी बड़ी उद्योग विभाग मिला। ऐसे लोगों को इनाम मिला बीजेपी के सरकार में। इधर बीजेपी के सरकार ने फिर इनाम दिया, जब इन्होंने कहा मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल दूंगा, 400 MP जिता दो, तो जिताने वाला जो था कि बाबा साहब का संविधान बदल दो, तो बाबा साहब के संविधान को बदलने वाले को MP का इनाम मिला, चाहे गोविल साहब हों और चाहे हमारे और हों। 2014 में देश की आज़ादी मिली। हमारी जो हमारी बहन में कहूँगा, हमारी अभिनेत्री को इनको MP बनाया गया। तो ये परम पूज्य बाबा साहब सर कहना क्या चाहते हैं आप, थोड़ा सा क्लैरिटी दें। 5 किलो जो 5 के, हाँ, जो हमारे बीजेपी के साथी ने अभी कहा नहीं कि बीजेपी के ने जितना काम किया कोई नहीं कर पाया। भाई 5 किलोमीटर अभी लगभग 10,000 शामिल के साथ में बाबा साहब की जय भीम मैराथन के किया। स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, इतना लाड, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना प्रेम क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि अंबेडकर तो बहाना है और दलित वोट का निशाना है? ऐसा तो नहीं है, दलित वोट का निशाना है, क्योंकि इस देश में अनुसूचित जात के लोग 17% हैं और यूपी में 21% हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 2027 ये इन दिनों जो मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की, सब में एक होड़ मची हुई है कि कौन बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी है, कौन कितना ज्यादा उनके पैरों पे लेटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये दिखावा है या दलितों के प्रति प्रेम है? अब तो हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे होंगे, बड़ा चैनल है, टीवी में चल रहा होगा। मैं तो बताया तो मैंने शौरी साहब के बारे में। अब इसके बाद मैं फिर बताना चाहूँ, अभी राजस्थान की घटना, राजस्थान के जो बीजेपी के ज्ञानदेव आहूजा थे,
और राजस्थान के नेता के प्रतिपक्ष नेता रामजोली प्राण प्रतिष्ठा गए, इनको जब जानने के बाद बीजेपी के नेता ने गंगा जल से धोया। अभी तत्काल की बात है, अभी 2 दिन घटना है लखनऊ में बक्सी के तालाब में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति स्थापित करने में सैकड़ों बीघे खेत में 10 मीटर न देकर 50 लोग को घायल किया, मारा पीटा। और दलित समाज की हमारी बहन बेटियों बाबा साहब मूर्ति पर चपक गई, लटक गई कि बाबा साहब की मूर्ति न टूटने पावे, न छत होने पावे। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, पेपर में निकला हुआ है, मीडिया में निकला हुआ, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए और कम से कम 3 दर्जन लोग अनुसूचित जाति घायल हुए। थैंक यू सर। ये कहना चाहूँगा, कंक्लूड करें प्लीज। हमारे भाई जो कहना चाहूँगा, ये दलित वोट का निशाना है तो नहीं है ये। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं संतोष कुमार वाल्मीकि मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। वाल्मीकि जी, स्वागत आपका। क्या ये जो इन दिनों मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं, क्या वाकई में इन सब का मन बदल गया है, इनकी नीति नीयत और एजेंडा बदल गया है, या फिर ये सिर्फ दलितों के वोट के लूट की लड़ाई है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करूंगा और प्रदेश और देश के सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। ये जो दलितों के प्रति मोहब्बतें इस दौर में आप देख रहे हैं, ये मोहब्बतें क्या पहले नहीं थी? जब दलित को हरिजन कहा गया, जब दलित को अब पीडीए में लाया गया है, शोषित कहा गया, पीड़ित कहा गया, किस दौर में आप याद करिए कि ये मोहब्बत कब नहीं दिखाई गई? ये मोहब्बत दिखाई जाती है विजय जी, और ये पूरी तरह से फर्जी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत। क्यों? वो तो कस्में खा रहे हैं कि हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप लॉलीपॉप दिखा के हमारा वोट लेते हैं और हमें फिर हाशिए पर धकेल देते हैं। हम हाशिए का समाज हैं और हाशिए पर हैं। इस तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम आज भी आजाद नहीं हैं, गुलाम हैं। दूर मत जाइए, उत्तर प्रदेश के ही पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, पश्चिम में चले जाइए। आज भी माननीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता ठाकुर का कुआं पूरी तरह जीवंत है। क्या अभी भी भेदभाव? हमें चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है सर, अभी भी नंगे पांव, अभी भी। और ये दावा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गई है। कहां खत्म हो गई है मैनुअल स्कैवेंजिंग? हमारी बहन बेटियां सुबह जाती हैं पखाने साफ करने के लिए और शाम को वो डलिया लेके जाती हैं और दूर से रोटी उछाल दी जाती है उस डलिया में। अभी ऐसा हो रहा है? अभी भी है। ये सामुदायिक शौचालय गांवों में बना दिए गए। कहा गया कि गांव के सबसे निर्धन और पीड़ित स्वच्छकार परिवार की महिला को रोजगार दिया जाएगा। वहां स्वयं सहायता समूह बनाया गया और स्वयं सहायता समूह के जरिए उन्हें कहा गया कि 6,000 रुपये मेहनताना देंगे, 3,000 रुपये टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट साफ करने का मटेरियल देंगे। वो 9,000 रुपये आज 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने से बकाया हैं। और वो सामुदायिक शौचालय की स्वच्छकार महिलाएं, हमारी माँ बहनें, बेटियां पैसे को तरस रही हैं। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि अचानक से ये लोग दलितों के प्रति इतनी प्रेम का इजहार कर रहे हैं। क्या ये मायावती और बीएसपी के पतन के कारण या उनकी राजनीति के नीचे जाने के कारण आप सबको लगता है कि एक कमिटेड वोट बैंक है जिसको हम बाबा साहब के नाम पर ताला खोल सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्पेस एक खाली हुआ है और उस स्पेस को, उस वोट बैंक को झटकने के लिए सब आतुर हो चले हैं। 2027 देख लीजिएगा। आज तो मैं देखा कि मूर्ति तक पहुंचने की ऐसी होड़ थी कि शायद मतलब हुसैन बोल्ट फेल हो जाते 100 मीटर की रेस में। दौड़ रहे थे कुछ लोग, तो मैं हथप्रभ सर पकड़ के बैठा था। अरे भाई 364 दिन तो नहीं आते हो, आज क्यों दौड़ रहे हो सब लोग? जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा
आपके चैनल ने ही महाकुंभ के सफाई कर्मियों को सम्मानित करवाया, बहुत अच्छी बात थी। उससे पहले के कुंभ में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, स्वच्छकार समाज के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के पैर पखारते हैं। क्या हमने सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया, एक महीने की तनख्वाहें भी मैं चैनल की तरफ से सर, मैं सवाल वो हमारे दिल के करीब हैं, बिल्कुल भाई हैं हमारे, बहनें हैं हमारी। मैं सराहना करता हूं। ठीक है, मैं एक उच्च जाति में पैदा हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, कहाँ पैदा, पर मेरे मन में करुणा है, प्रेम है, अपनापन है और परिवार का भाव है। मैं आभारी हूं सर, लेकिन क्या इस इतने भर से इस हाशिए का समाज का भला हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा सर। हो रहा होता तो 70 सालों में इनकी ये हालत होती कि हमें आपको डिबेट करनी पड़ती। ये जितने महानुभाव बैठे हैं, हाँ। ये घूम घूम कर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये अपनी मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। और सत्य बोलते हैं, आधा सच बोलते हैं। सतीश प्रकाश जी असुविधा से बहुत शुक्रिया सर। इन दिनों मैं देख रहा हूं सर, आपने भी महसूस किया होगा कि पूरे देश में एक लहर सी आई है कि कौन कितना बड़ा अम्बेडकराइट है और बाबा साहब का कौन कितना बड़ा अनुयायी है। ये बाबा साहब के विचारों का विस्फोट हुआ है कि सब उसमें समाहित हैं, या फिर यह सिर्फ दलितों का वोट हथियाने की एक राजनीतिक चाल, क्या है ये? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो भारत समाचार नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आपने आयोजित किया। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर। देखिए, भारतीय राजनीति का ये मानसिक दिवालियापन है कि जहां विभिन्न पार्टियां और उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनके सम्मान देने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ा। भारतीय राजनीति का यह भी एक दुर्भाग्य है कि भारतीय राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व का कोई बहुत सही मूल्यांकन नहीं किया गया। उनको एक बहुत छोटे से हिस्से की तरफ कहीं ना कहीं बांट दिया गया। आप ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है? जब वो कोलंबिया से पहली बार पीएचडी करते हैं, पहले भारतीय हैं। जब वो 2 बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस से दोबारा इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं, तो वो एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। अपने समय के बहुत शानदार इकोनॉमिस्ट हैं और उनके इकोनॉमिस्ट होने का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे वो नदियों को जोड़ने की परिकल्पना हो, चाहे वो हीराकुंड बांध की परिकल्पना हो, चाहे वो ग्रिड सिस्टम के ऊपर हो। जब वो श्रम मंत्री के रूप में काम करते हैं तो भारत में जितने भी लेबर लॉ कानून है वो बाकायदा उस समय में 12 घंटे काम कराया जाता था लोगों से, जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों से। उन्होंने उस काम के घंटे को घटा करके 8 घंटे किया। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, तमाम लोगों के लिए क्या था। अगर कर्मचारी आज जीपीएफ ले रहा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्रांतिकारी कदम है। अगर वो आपको डीए की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक महिलाओं के लिए जो प्रसूति था, एक प्रसूति एक वो होता है प्रसव के समय में एक अवकाश देते हैं, आपको मालूम है वो कहां से दिया? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने दौरे पे गए तो वह कोयला खदान में एक महिला मिली जो बिल्कुल उनका प्रसव बहुत करीब था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब हम इस स्थिति में होते हैं, जब हमको बढ़िया आहार चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए, खान पान चाहिए, तभी लोग हमसे काम छीन लेते हैं जी। इस वजह से क्योंकि हम काम नहीं कर पाते, तो तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह तय किया कि भारत की महिलाओं के लिए सर उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, ग्रेटेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दिनों जो होड़ मची है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं देखो ब्रिजेश जी, सुनिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बात कर सकती है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा ना कि अपने समय के शानदार राइटर 24 वॉल्यूम मेरे पास रखे, उनकी किताब आपको मालूम है कहां पर? उनके विचार, प्रेरणा और उनकी दी गई शिक्षा को कौन मानता है? मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई अपनाता होगा। ये देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ना देते तो वो सम्मानित ना होते, ऐसा नहीं। आज कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, पासवान जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से या कांग्रेस के बुलाने से उनको संविधान सभा का कहीं ना जी आपको मालूम है संविधान कौन लिखता? संविधान लिखना इतना आसान था। तमाम ब्रिटेन के लोग, तमाम गांधी जी, तमाम लोगों ने जब ये तय किया
कि भारत में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जो कानूनविद है अपने समय के। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सकते सर। मैं सेकंड राउंड में जी। आपके बाकी ओपिनियन को स्थान दूंगा सर। मैं अनिला सिंह जी को वापस आमंत्रित करता हूं डिबेट में। अनिला जी, ये सब तो मिल के कह रहे हैं आपका तो प्रेम ढोंग है। देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर भारत रत्न दिया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया? कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर के किस प्रकार के रिश्ते थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो प्रियम्बल में भी बदलाव लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी, उससे शुरुआत में जब डिस्कशन हो रहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तब भी इन लोगों की मंशा यही थी कि ये इंडक्ट किया जाए। बाबा साहब ने कहा था आप ये करेंगे तो इस देश में हमेशा विभाजन की राजनीति होती रहेगी, धर्म और जाति पे राजनीति होती रहेगी। और आज हम उसी को विटनेस कर रहे हैं। आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज हम आपके पैनल पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे समाज में एससी और एसटी की पोजीशन क्या है। सुनील साजन जी हैं समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे, समझदार, संजीदा, दानिशमंद प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि योगी महाराज जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरा घर जो है वो गंगा जल से धुलवाया, ठीक है, जबकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ गृह प्रवेश हो, हम ट्रांसफरेबल जॉब में, मैं भी रही हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे पिता सब ट्रांसफरेबल जॉब में थे। जब नए घर में जाते थे, हवन पूजन होता था, गंगा जल पूरे घर में छिड़का जाता था। हाँ, सुनील जी के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर लगी हुई है, यदुवंशी थे ना, आप उनकी पूजा करते हैं मैडम। अगर वो इत्तेफाक था कि चलिए 5 KD पे मुख्यमंत्री आवास को कैसे अपने आप को ये कह रहे हैं कि उनका लेकिन वो अपमान मंदिर हो रहा है? क्यों धुलवाया गया था कन्नौज वाला? नहीं महाराज जी, ये यूपी की सरकार ने या योगी आदित्यनाथ जी के ऑर्डर से तो कोई मंदिर नहीं धुलवाया। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जाति वैमनस्यता फैलाने की। नहीं, इस प्रकार का कोई भी उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। मैं कहती हूँ बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरे छोटे भाई हैं पूर्व मंत्री गौतम जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़े भाई हैं मैडम, ऐसे मत कहें। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जब कोई बड़ा बनाता ना, ये वो मौका नहीं, आप उनकी यंगर सिस्टर हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो खुद बेपैंदी के लोटे की तरह कभी इधर तो कभी उधर स्वार्थ की राजनीति करते हो, उनको दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने का अब एक दलित समाज के नेता को आप बेपेंदी का लोटा कहेंगी? नहीं, आप बताइए, आज बीएसपी में, कल समाजवादी पार्टी में, परसों किसी और, क्यों, किस लिए? गौतम जी ये नोट करिएगा, मैं आपकी बारी में आपसे पूछूंगा। थैंक यू मैडम। मैं सुनील जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। भाई सुनील जी, वो तो इंटेंशनली नहीं था गंगा जल से धुलाने वाला, अब तो क्लैरिफिकेशन आ गया। देखिए, मैं अनिला जी से एक अनुरोध करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय जिस पर हम आप सब लोग भरोसा करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहा। आपके प्रति, दलितों के प्रति बड़ा प्यार है। आप उन लोगों का क्या करेंगे जो कह रहे हैं खुलेआम कि दलित सांसद रामजी लाल सुमन का जो सर लाएगा उसको करोड़ों रुपए इनाम देंगे, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा लफंगा ये कह रहा है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मैडम, मैं मार टाइम देंगे। दूंगा, प्लीज वेट। कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। सर, ये बार बार ठाकुर शब्द पर इतना स्पेसिफिक क्यों हो रहे हो सर? उनको ये तो जाति वैमनस्यता आप भी फैला रहे हो। उन पर चाकुओं से हमला, उन पर चाकुओं से हमला, बाद में उन्हीं को जेल भेजा जाना इसलिए संभव हो पाया कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? कानून की कोई नाम की चीज है? कहीं बाबा साहब का सपना दिख रहा है? बाबा साहब के दिखाए गए सपने पर क्या उत्तर प्रदेश चल रहा है? उत्तर प्रदेश एक सवाल है जिसका आपकी पार्टी ने आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जाति का नाम क्यों ले रहे हैं? रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने अपोज किया था और संसद में आपकी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यशवीर धोबी ने उसे फाड़ा था। आज तक आपने अपना स्टेटस उस पर क्लियर नहीं किया। क्यों न माना जाए कि आप दलितों के हितैषी नहीं हैं? रिजर्वेशन
में प्रमोशन का विरोध करना समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी गलती सुधारी है और उसी के लिए पीडीए का नारा दिया है। और हम लोगों ने कई बार थैंक यू सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक्सेप्टेंस किया। गलत फैसले, थैंक यू। वो हमारा वाल्मीकि जी, आप मुझे बताइए, क्या इनकी गलती को दलित समाज ने माफ किया या ये स्वयं से माफी घोषित कर दी है अपने को? सुनील जी ने आज ये स्वीकार कर लिया और कहा कि ये गलती थी। बहुत अच्छी बात है और ये सपा नेतृत्व का एक नया मूव है, हम सराहना करते हैं। लेकिन वैसे अपनी गलती जल्दी ये लोग मानते नहीं। मैं सुनील पहली बार देखो, ये सब क्या है ना, वोट के चक्कर में भी इनसे जो कहलवा लो। मैं सुनील साधु अभी ये तस्वीर को और निकाल भी दे पार्टी। मैं सुनील साधु जी से एक सवाल करूंगा ब्रजेश जी, कि पूरी समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जिसमें आप पीडीए पर इतना जोर दे रहे हैं, आपका दलितों का अनुषांगिक संगठन क्या वजूद में है? और अगर है, एक है तो अम्बेडकर वाहिनी है इन लोगों के पास, वो क्या कर रहा है? वो कितना सक्रिय है? आज तक मानिए सर थोड़ा वक्त का अभाव है, सेकंड राउंड में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मेरे साथ इस वक्त सुशील पासी जी मौजूद हैं। सुशील जी, आपके पास इस राउंड में 90 सेकंड है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपने दलितों के प्रति इतनी मोहब्बतें दिखाई, इतने अधिकार, हक और हुकूक दिए, तब इतनी दुर्दशा के शिकार हैं सर ये? देखिए, देश में नैरेटिव बनाया दिया जाता है और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितना पहले हुआ उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। अब इस देश में धन और पावर भी अनुसूचित जाति के पास पहुंचना चाहिए और पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों के पास नहीं है। इसीलिए वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस देश में जब तक इनको पावर नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको धन नहीं दिया जाएगा, इनकी खुद की फैक्ट्री नहीं होगी, ये खुद उद्योगपति नहीं होंगे, निश्चित तौर पर। तो आप मुझे बताइए, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में आपकी सरकार है, आपने कितने दलितों को उद्योगपति बना दिया, कितने दलितों का जीवन सुधार दिया? नहीं, You have no data, sir. जनगणना किया और 42% जो है हम पिछड़ी आप जातीय जनगणना चलो केंद्रीय विषय एक तरफ रखो, बताओ कितनी जिंदगी बदल दी आपने 3 राज्यों में? नहीं, वहां पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो इसी जाति जनगणना के आधार पर अब की जा रही हैं, लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। अच्छा, जब मोदी जी जाति जनगणना करेंगे तब रेवंत रेड्डी लागू करेंगे? नहीं, जाति जनगणना वहां कराई गई है और 42% पिछड़ी जाति के लोगों का जो कोटा था वो 27 से 42% किया गया है। अब कैबिनेट जो है उनके लिए योजना बनाने के लिए लगातार उस पे जो है योजना बनाई जा रही है। और योजना कब बनेगी? जब पहले जाति जनगणना होगी। तो कहने का मतलब जितनी भी योजनाएं इस देश में चल रही ना नौमन तेल होगा और ना नौमन तेल होगा। नहीं, आप देखिए ब्रजेश जी, जितना अनुसूचित जाति में एम्पावरमेंट है वो अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस ने लगातार उस पर काम किया। सर यूपी में दलितों में एम्पावरमेंट है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक लीडर है, उनका नाम है मायावती। 4 बार मुख्यमंत्री, आज दलित सिर उठाकर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एम्पावर्ड है, जॉब में है, तो और उसको सम्मान मिला, तो उस सम्मान का बहुत बड़ा श्रेय मायावती को जाता है। आज वो भले पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गई हो, लेकिन उन्होंने जो दलित समाज के लिए उत्तर प्रदेश में किया वो एक उपलब्धि है सर, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। ब्रजेश जी, बहन जी का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन इस बात को भी समझ रहा है कि आज मायावती जी सड़कों पर क्यों नहीं है। और अगर इस देश में दलितों का उत्पीड़न हुआ तो राजीव वो तो बहन अनिला जी बताएंगी ना। अनुसूचित जाति, सुनिए, अगर राजीव गांधी जी ने अनुसूचित जाति, सर थैंक यू सर, आप 90 मिलीसेकंड बोलते बोलते 2 मिनट ले गए सर, बहुत शुक्रिया। के गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये लोग जो इतना सजदा कर रहे हैं, इनकी नीयत ठीक है? और ये सुशील पासी तो ऐसे बता रहे हैं जैसे ये बस आए नहीं कि दलित तुरंत बिलियनियर बन जाएगा, मिलियनियर बन जाएगा और रातों रात किस्मत बदल जाएगी। सर 3 राज्य में बैठे हैं और वहीं के वहीं है सर। का प्रावधान किसने किया? के गौतम जी को बोलने दें सर, वो आपसे सीनियर लीडर हैं, उनको बोलने दें गौतम जी को। देखिए भाई, ये ब्रजेश साहब जी, पहले देखिए दलित समाज के लिए शैक्षिक ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद सामाजिक जरूरी है, इसके बाद आर्थिक जरूरी है, ये पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। और तीनों जो पॉइंट मैंने बताया ये बहुत कमज़ोर है।
ये कमज़ोर की पूर्ति करना चाहिए। हाँ, अपनी बहन को मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगा। ये ध्यान करें 17 दिसंबर 2024 को हमारे गृह मंत्री जी ने क्या बोला था, अंबेडकर 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 फैशन है फैशन है। अगर आप इतना अंबेडकर अंबेडकर बोलते तो आप सर चले जाते। कौन बोला था? हम अपनी बहन को दोबारा एक चीज़ और दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान के जो आपके नेता हैं आहूजा जी, अभी टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष नेता, लेकिन सर मैं एक चीज आपको बताऊं, आप जिसका जिक्र कर रहे हो आपके पास फैक्ट होगा, लेकिन हमने सफाई कर्मचारी भाई बहनों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और जब योगी जी उनका सम्मान कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चैनल के मंच पर, मैंने उनको भावुक होते हुए देखा और वो कोई बनावटी भावुकपन नहीं था। मैंने उनको देखा कि वो करीब से उस करुणा को महसूस कर रहे हैं, जो मैं समझ पाया सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं बहन जी कहना चाहूँगा कि टीकाराम जूली जो दलित नेता थे, जब प्राण प्रतिष्ठा में गए यहाँ पर राजस्थान पे नेता प्रतिपक्ष जो थे, और ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल में क्यों पवित्र किया? और ये भी सुना जाता है कि इनको जो है बीजेपी ने कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी किया है। तो ऐसे लोग, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो सतीश प्रकाश जी, ये माना जाए कि ये सब अगर पावर में आ जाएं जो कमिट कर रहे हैं ये लोग, तो दलितों के जिंदगी रातों रात बदल जाएगी, सब मिलीनियर बिलीनियर बन जाएंगे, सबको जॉब आ जाएगी, जैसा कि कमिटमेंट सुशील पासी जी, सुनील साजन जी तो बहुत ही रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो। और एक लेकिन बड़प्पन का काम आज सुनील साजन ने किया, पब्लिकली अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अपोज करने के लिए। नहीं, देखो सुनील साजन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और मैं तो साजन से आप बोले, आप सतीश जी। नहीं, देखो दो चीजें हैं। आप आधुनिक भारत की परिकल्पना चाहते हैं, आप भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको सामाजिक और आर्थिक समानता पैदा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर प्रगति की गाड़ी दौड़ नहीं सकती। चाहे आप उसके अंदर 5 ट्रिलियन हॉर्स पावर का इंजन लगा दो या 3 ट्रिलियन हॉर्स पावर का इंजन लगा दो, आपको एक बहुत बड़ी आबादी को अलग थलग करके आप भारत को बहुत आगे नहीं कर सकते। ये सामाजिक बहुत सारी कुरीतियां रही, उनसे आप पीछा छुड़ाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के मौके पर हम तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये वादा करें कि जो बहुत सारा इंसाफ इस देश के दलितों को नहीं मिला। मैं वाल्मीकि जी से एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में एक किताब लिखी जिसका नाम है कर्म योगी, और उस कर्म योगी में मोदी जी ये कहते हैं कि जब वाल्मीकि समाज के लोग पखाना साफ करते हैं तो उनको एक आध्यात्मिक कुछ अनुभूति होती है। तो ये कहां ना कहां नेताओं के भाषण है। अभी आप योगी जी की बात कर रहे थे, ये आप कहां से लोगों को निकाल करके लाते हैं? अरे उसको नौकरी दो ना, आप उसके पैर क्यों धो रहे? वाल्मीकि नगर निगम के अंदर तमाम पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सर अगर किसी के अच्छे काम को सम्मान किया जाए ऊपर लोगों को उनको, और सुनिए, वो सम्मान योगी जी ने जरूर दिया, लेकिन वो चैनल की तरफ से दिया गया कि 2007 की सरकार, हमने किसी की सहायता नहीं ली सर, 10,000 हमने करुणा, प्रेम और भाईचारे के आधार पर किया सर। बहुत शुक्रिया। मोदी जी का पैर पखारने की बात समाचार को बहुत बहुत बधाई कि आपने इनको मदद किया था। बोले आप, वाल्मीकि जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं माननीय अनिला जी से, सर समय कम है, आप 10 सेकंड दो तीन प्रश्न करना, 3 नहीं, एक सर पूछो। एक अच्छा, एक प्रश्न ये है कि आरएसएस में आज तक कोई दलित प्रमुख क्यों नहीं हुआ? दूसरा बीजेपी का पूछो ना। दूसरा बीजेपी में दलित को आप अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए? ओके अनिला जी 20 सेकंड रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज, प्रोग्राम वाइंड अप करना है, प्लीज खत्म करें। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और वाल्मीकि समाज को मैं शेर समाज समझती हूँ। वाल्मीकि समाज शेर समाज है, और जो वाल्मीकि जी यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल मैं हाँ मिलाती हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि होगा, बहुत शुक्रिया, में बिल्कुल होगा। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस और पॉलिटिकल इशू पर आप सब ने अपने अपने दृष्टिकोण और विचार प्रकट किए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आगे देखिए रात 9 बजे का बुलेटिन, जिसमें आपको कई महत्वपूर्ण खबरें ऐसी हम दिखाएंगे जो आज आपने नहीं देखी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।